तो लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम सम लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ, दो लॉज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सम लॉ जो है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के लिए होता है और जो प्रोडक्ट लॉ है वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए है। इसके बाद ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल थ्योरम है, ये दोनों टॉपिक्स स्किप कर दें और नेक्स्ट टॉपिक जो आपने करना है दैट इज अ chi-square एनालिसिस। chi-square एनालिसिस evaluates the influence of chance on genetic data। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं chi-square एनालिसिस को कि हमने इसमें देखना होता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो कितनी ज़्यादा डेविएट कर रही हैं फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड, ठीक है, या एक्सपेक्टेड रेशो जो है वो कितनी ज़्यादा डेविएट कर रही है फ्रॉम दी ऑब्जर्व। कि जैसे कि मेंडल ने हमें बताया है कि मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका रिजल्ट 3:1 आता है और डाई हाइब्रिड का 9:3:1 आता है। These are the hypothetical predictions based on the following assumptions. Each allele is dominant or recessive. Segregation is unimpeded. Independent assortment occurs and fertilization is random. मीन्स कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनकी बेस पे मेंडल ने के मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस की ये रेशियोज आती हैं। अब इसमें से फाइनल टू assumptions आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चांस इवेंट्स एंड देयरफॉर आर सब्जेक्ट टू रैंडम फ्लक्चुएशन। मीन्स कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब होती है तो बेसिकली दैट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंट कम्बिनेशंस बन सकते हैं और देन जो भी कम्बिनेशंस बने हैं गैम्यूट्स में, अब फर्टिलाइजेशन भी रैंडम होती है। लाइक आपके पास अब डिफरेंट गैम्यूट्स अगर बनते हैं तो ये जौन से हैं ये रैंडम चांस होगा। लाइक आपके पास कुछ गैम्यूट्स बन रहे हैं विद जौन सा है वो कैपिटल ए गैम्यूट है या स्मॉल ए गैम्यूट है फॉर एग्जांपल। तो अब ये जौन सा फर्टिलाइजेशन रैंडम होगी कि कैपिटल ए जो है वो दूसरे गैम्यूट के साथ कंबाइन कर जाए या स्मॉल ए जो है वो दूसरे गैम्यूट के साथ कंबाइन कर जाए, ठीक है। तो दैट इज अ रैंडम फर्टिलाइजेशन के 50% चांसेस होते हैं हर कम्बिनेशन के बनने के। तो अब क्या है कि द कॉन्सेप्ट of chance deviation is most easily illustrated by tossing a single coin। बेसिकली इसी को चांस डेविएशन बोलते हैं कि अगर जौन सा है कोई भी डेविएशन आ रही है, कोई भी चेंज आ रहा है बाय चांस, ठीक है, तो उस चेंज की वजह से जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं वो जौन सी हैं वो डेविएट कर सकती हैं, वो चेंज कर सकती हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। लाइक अगर हम कहते हैं कि डाई हाइब्रिड हम क्रॉस करवाएं और हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि 9:3:1 रेशो आनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे जोन से हैं वो चांस डेविएशन की वजह से रिजल्ट डिफरेंट आते हैं तो वो डिफरेंस अब हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम chi-square एनालिसिस अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो डिफरेंसेस जो हैं वो वाकई चांस डेविएशन की वजह से हैं या उसके बिहाइंड कुछ और रीजन थी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सिंपल एक कॉइन टॉसिंग कर लेते हैं, कॉइन फ्लिप कर लेते हैं और उसमें हम नंबर ऑफ हेड एंड टेल ऑब्जर्व करते हैं। कॉइन जैसे सिंपल एक कॉइन है और उसमें आपके पास एक हेड है, एक टेल है। अब आप क्या करेंगे कि जब आप उसको टॉस करेंगे तो 50% चांसेस हैं फॉर अ हेड एंड 50% चांसेस आर देयर फॉर अ टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल इक्वल होती है। Therefore, the expected ratio of many tosses is half and half or 1:1। ठीक है, 1:1 means के 1 आपके पास head और 1 tail आने के equal chances हैं। If a coin is tossed 1,000 times, usually about 500 heads and 500 tails will be observed। ठीक है, any reasonable fluctuation from this hypothetical ratio is attributed to chance। कि अगर हम 1000 टाइम टॉस करते हैं तो हम क्या है होना चाहिए कि हमारे पास 500 हेड एंड 500 टेल्स आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाती है, हमारे जो से वो हेड का नंबर और टेल का नंबर इक्वल नहीं आ रहा, लाइक हेड्स 486 आ रहे हैं, टेल्स 514 आ रहे हैं, so that difference or that fluctuation is by chance। So as the total number of tosses is reduced
द इम्पैक्ट ऑफ चांस डेविएशन इंक्रीजेज। अब इसका मतलब क्या है कि लाइक अगर आप जस्ट 4 दफा टॉस करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4 के 4 आपके जो से हेड्स आ जाएंगे या 4 टाइम्स आपकी टेल्स आ जाएंगी। इसी तरह इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके जौन से हैं वो 4 टाइम्स हेड आ गए हैं और टेल बिल्कुल भी नहीं आई है, या 4 टाइम्स टेल आ गई है और हेड बिल्कुल भी नहीं आया, तो आपका जो चांस डेविएशन है वो इंक्रीज कर गया है। बिकॉज आपने एक्सपेक्ट क्या किया था कि आपके 50% रेशियो आएगी फॉर द हेड एंड 50% टेल, बट यहाँ पे जौन से रिजल्ट टोटली डिफरेंट आते हैं, तो चांस डेविएशन इंक्रीज कर गई है। सो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस अगर रिड्यूस करते जाएंगे तो उसमें आपके चांस डेविएशन इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ओनली 4 टाइम्स, you would not be too surprised if all 4 tosses result in only heads or only tails। ठीक है, कि अगर आप टॉस करते हैं तो हो सकता है कि सिर्फ हेड्स आ जाएं या टेल्स आ जाएं, बट for 1000 tosses, 1000 heads or 1000 tails would be most unexpected। ठीक है, ऑब्वियसली 1000 टाइम्स करेंगे तो ये कभी भी जो है वो नहीं हो सकता कि आपके 1000 हेड्स आए और 1000 टेल्स आए। इनफैक्ट ऑब्वियसली इसमें अब हेड भी आएंगे, 1000 टाइम अगर टॉस करेंगे उसमें बहुत से हेड्स भी आएंगे और बहुत सी टेल्स भी आएंगी। In fact, you might believe that such a result would be impossible. Actually, all heads or all tails in 1000 tosses can be predicted to occur with a probability of half into 1000। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे कि हेड और टेल का अगर हमने एस्टिमेट लगाना है कि 1000 में कितने होंगे, तो हाफ इस तरह लिख के ऊपर 1000 लिखें। Since half into 20 is less than 1 in a million times, an event occurring with a probability as small as half thousand is virtually impossible। वो कह रहे हैं कि अगर 20 टाइम्स आप फ्लिप कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो चांस डेविएशन आपकी इंक्रीज करेगी, 1000 टाइम अगर आप करेंगे तो उसमें आपकी चांस डेविएशन जो है वो डिक्रीज करेगी। Two major points keep in mind when predicting or analyzing genetic outcomes are the outcome of independent assortment and fertilization, like coin tossing, are subject to random fluctuations from their predicted occurrences as a result of chance deviation. As the sample size increases, the average deviation from the expected result decreases. Therefore, large sample size diminishes the impact of chance deviation on the final outcome। अब काई स्क्वायर एनालिसिस, आपने काई स्क्वायर का टेस्ट स्टैट में ऑलरेडी जो है ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। और इसमें ऑब्वियसली हमने क्या करना होता है कि एक हाइपोथेसिस बनाना होता है, दैट इज नेम्ड एज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज, कि हमारी जौन सी हैं वो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस। इसके कंपैरिजन में हम एक बनाते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और उसमें हम कहते हैं कि हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो आएंगे। एनी अपरेंट डिफरेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड purely to chance। The validity of the null hypothesis for a given set of data is measured using stat analysis। Depending on the result of this analysis, null hypothesis may be rejected or fail to be rejected। ठीक है, यहाँ तो आपका जो काई स्क्वायर का रिजल्ट आएगा उसकी बेस पे आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ इट इज रिजेक्टेड, द ऑब्जर्व्ड डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज जज्ड नॉट टू बी एट्रीब्यूटेड टू चांस अलोन। मीन्स कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में जो भी डिफरेंस था वो जस्ट चांस की वजह से नहीं है। ठीक है, in this case, null hypothesis and the underlying assumptions leading to it must be re-examined। If the null hypothesis fails to be rejected, means अगर वो accept हो जाता है, any observed deviation are attributed to chance। तो फिर आपकी जितनी भी deviations आ रही हैं, जो भी changes आ रही हैं, वो just chance की वजह से आ रही हैं। So one of the simplest stat tests for assessing the goodness of fit of the null hypothesis is the chi-square analysis। chi-square के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये x की तरह का एक सिंबल है और उसके ऊपर जो है वो स्क्वायर है। This test takes into account the observed deviation in each component of a ratio as well as the sample size and reduces them to a single numerical value।
इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दैट इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, then bracket है observed value, O for observed value minus E for expected value whole square divided by E for expected value. तो because observed और expected में जो भी change आएगा that is actually your deviation. So इनको collectively O minus E की जगह हम D का word भी use कर सकते हैं and D is indicating the deviation. So आप लिख सकते हैं sigma D square divided by E. तो ये आपका जौन सा ये फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, आप फार्मूला जौन सा है इसकी हेल्प से आप काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि काई स्क्वायर की वैल्यू जौन सी है उसको देखते हुए फर्दर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी काउंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू n-1। ठीक है, ये जौन सा इसका फार्मूला होता है n-1। n क्या है, दैट इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच डाटा आर डिवाइडेड, कि जितने हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने अपने डाटा को डिवाइड किया हुआ है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो n के इक्वल होते हैं। लाइक आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें आपके दो ग्रुप्स हैं क्योंकि आपके पास दो फिनोटाइप्स आ रही हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप आती है या रिसेसिव फिनोटाइप आती है। तो इट मीन्स फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो 2 हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के इक्वल आएगी, बिकॉज n-1 आपने फार्मूला जो सा वो अप्लाई करना है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। So 2 minus 1 करेंगे that is equal to 1. Similarly for dihybrid crosses there are 4 phenotypes, ठीक है, 4 combinations है, 4 groups हैं, 4 phenotypes हैं। So n is equal to 4 and degree of freedom is equal to 3. अब जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करते हैं, काई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर दी है, उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना होता है, आपने पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि आपको जो सा है वो ये एक ग्राफ और एक टेबल गिवन है, ठीक है, इनकी हेल्प से आप पी वैल्यू देख सकते हैं। लाइक हियर इज अ ग्राफ है, ग्राफ में जो सा वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है, एक्स एक्सिस पे जो है वो काई स्क्वायर वैल्यूज लिखी हुई हैं, एंड जो सा है वो एक और थर्ड साइड है, एंड थर्ड साइड जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम शो कर रही है। यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट लाइंस आपको जौन सी हैं वो वर्टिकली डायगोनल लाइन सॉरी नजर आ रही हैं। ये डायगोनल लाइंस जो हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की लाइंस हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट लाइन है दैट इज शोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, देन सेकंड लाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 को शो कर रही है, थर्ड लाइन फॉर 3, देन फोर्थ एंड देन 10, 20, 30। तो ये सारी जो लाइंस आपको डायगोनल लाइंस नजर आ रही हैं, जो सी हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्रॉस करते हुए जा रही हैं, ये लाइंस क्या हैं, ये आपकी जो हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की लाइंस हैं। वाई एक्सिस पे पी वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऊपर से अगर हम देखें या नीचे से चले देखें तो 1 से लेके ये जो सी हैं ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये वैल्यूज कम होती जा रही हैं और 0.0001 तक ये वैल्यू गिवन है। देन काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे गिवन है, यहाँ से 40 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं ये डिक्रीज हो रही है और 0.1 तक ये वैल्यू जो है ये गिवन है। अब आपने कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, फॉर एग्जांपल ये टेबल गिवन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, एक्सपेक्टेड रेशियो इज 3:1, ऑब्जर्व्ड नंबर, ठीक है, ऑब्जर्व्ड नंबर है ये रेशियो नहीं है, दैट इज 740 एंड 260, ठीक है, 740 डोमिनेंट एंड 260 रिसेसिव आए हैं, टोटल 1000 है। एक्सपेक्टेड नंबर कितने होंगे उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 1000 टोटल हैं तो 3/4 मल्टीप्लाई विथ 1000 तो आपका रिजल्ट आता है 750, 1/4 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 250। डेविएशन कैलकुलेट करें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड आपके पास 740 था, माइनस करें 750, आंसर इज -10। अच्छा, ये जो डेविएशन है बेशक ये माइनस में आए प्लस में आए, जब भी आप इसका स्केयर लेंगे दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन पॉजिटिव, ठीक है, दैट वैल्यूज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव या फिर इन प्लस, बिकॉज -10 आ भी जा रहा है या माइनस में वैल्यू आती भी है तो जब आप उसका स्केयर देंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। सिमिलरली टेल के लिए सॉरी रिसेसिव के लिए जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है दैट इज 260, एक्सपेक्टेड वैल्यू 250, माइनस किया +10 आंसर आया है। डेविएशन कैलकुलेट की, देन डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एंड आंसर इज देयर
0.13 डोमिनेंट है, 0.4 जो है वो रिसेसिव का आपका रिजल्ट आया है। यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द काई स्क्वायर वैल्यू। इन दोनों को प्लस करेंगे, द आंसर इज 0.53। अब आपने पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिकॉज पी वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। सो हेयर इज अ ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहले आपने काई स्क्वायर वैल्यूज को लोकेट करना है जो आपने कैलकुलेट की, एंड दैट इज 0.53, जो अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे आएगी जहाँ पे इन्होंने ये एरो लगाया हुआ है। आपने क्या करना है कि इस पॉइंट से जो है वो एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ लेके जानी है, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की लाइन से मैं जो सा है वो ज्वाइन करे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, सो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो लाइन है उससे ये वर्टिकल लाइन जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। देन जहाँ पे वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की लाइन से ज्वाइन करती है, वहां से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स द पी लाइन, टुवर्ड्स द प्रोबेबिलिटी लाइन। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप पी लाइन की तरफ लेके जाएंगे तो जिस पॉइंट पे जाके ये मैच कर जाएगी दैट इज योर पी वैल्यू, और जिस पॉइंट पे ये मैच कर रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.48। इट मीन्स कि आपकी जो पी वैल्यू है वो 0.48 के इक्वल है। इसी तरह ये एक ग्राफ भी गिवन है, इससे भी आप पी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ये काई स्क्वायर की वैल्यूज ये सारी लिखी हुई हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है, और ये ऊपर पी वैल्यूज लिखी हुई हैं जैसे 0.90, 0.50, 0.20, 0.5, 0.1 एंड 0.001। इसमें भी आप कैसे कर सकते हैं कि आपका काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0.53 के इक्वल थी, ठीक है। तो 0.53 जो है वो 0.2 और 0.5 के दरमियान किसी मतलब इस कैटेगरी में कहीं आते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपकी जौन सी है वो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो आप यहाँ से लोकेट करके तो ऊपर से ये देख सकते हैं कि पी वैल्यू जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है। तो इस ग्राफ को और इस टेबल दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब ये नीचे लिखा हुआ है कि ये जो डार्क कलर आपको नज़र आ रहा है इस ग्राफ में भी और टेबल में भी, ठीक है। अगर वैल्यूज जो हैं वो पी वैल्यूज जो सी हैं वो डार्क कलर में आ रही हैं तो दैट फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मींस आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पी वैल्यू जो है वो 0.05 से अबव है, 0.05 या इससे अबव है, तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। And if the p-value is below 0.05 then null hypothesis is rejected, because यहाँ पे देखें ये लाइट कलर है और यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो 0.05 से कम आ रही हैं, 0.03, 0.01। इसी तरह इस टेबल में भी देखेंगे तो 0.05 से जो कम वैल्यूज हैं वो 0.01, 0.001 आ रही है, तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो आपने कैलकुलेट किया उसमें आपकी जो वैल्यू आई है पी वैल्यू दैट इज 0.48, 0.48 जो है वो 0.05 से अबव है। इट मीन्स कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपका जो है वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था कि इफ इट इज रिजेक्टेड the observed deviation from the expected result is judged not to be attributed to chance alone. In this case, null hypothesis and underlying assumption must be examined. If the null hypothesis fails to be rejected, any observed deviation attributed to chance. Means कि अब हमारा null hypothesis accept हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो observed और expected values थोड़ी बहुत deviate कर रही हैं, that is just by chance, ठीक है। Similarly, मुडाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए यहाँ पे 9331 एक्सपेक्टेड रेशियोज हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लिखी गई हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, देन डेविएशन कैलकुलेट की गई, डेविएशन स्केयर लिया एंड का स्केयर की वैल्यूज हैं वो फाइनली 4.16 आई है। अब आप क्या करेंगे कि 4.16 यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके 4.16 आएगी, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास जो है वो इसके लिए 3 है, तो आपने ये जो थर्ड लाइन है उसके साथ इसको जॉइन है वो ज्वाइन करना है। सो आप यहाँ से थोड़ा सा जब ऊपर जाएंगे और ये थर्ड लाइन के साथ इसको जॉइन है वो जब कंबाइन करेंगे एंड देन पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 0.26,
ठीक है, p वैल्यू 0.26 आ रही है एंड 0.26 इज मोर देन 0.05। सो ये भी क्या इंडिकेट कर रही है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है और आपकी जो भी डेविएशन आ रही है दैट इज जस्ट बाय चांस। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बिहाइंड बहुत सी रीजंस होती हैं, ठीक है। और वो रीजंस क्या होती हैं कि जो कुछ, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मेंडल के लॉज जो हैं वो पूरे नहीं उतरते हैं, ठीक है। और वो जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो जो से हैं उन पे आप मेंडल के लॉज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लिंकेज का कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक लिंकेज। जेनेटिक लिंकेज के कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि a single chromosome contain many genes and these genes are linked with each other, ठीक है, कि वो जीन्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अब क्या होता है कि जब जौन से है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक क्या है कि डिफरेंट कम्बिनेशंस बनने के चांसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जेनेटिक लिंकेज की वजह से समटाइम्स क्या होते हैं कि सेम जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से जो से हैं वो एज सच ऑफ स्प्रिंग्स में पास हो जाते हैं, ठीक है। सेम जीन्स एज सच जो है वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पास हो जाते हैं ड्यू टू जेनेटिक लिंकेज। तो उस वक्त जो हमसे हैं वो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो समहाउ जो है वो इन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये चैप्टर है आपका कंप्लीट, एक चैप्टर है जेनेटिक लिंकेज का और मैपिंग का, उसमें मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगी कि ये कैसे होता है। लेकिन फिलहाल आप इसमें देख लें कि इस तरह के अगर कोई केसेस आ जाते हैं जिसमें लिंकेज है तो उस वक्त जो है वो आपके ये जो नल हाइपोथेसिस हैं ये रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है बाय चांस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बिहाइंड कुछ रीजंस हैं और वो रीजन में से एक रीजन क्या हो सकती है, दैट इज अ जेनेटिक लिंकेज। ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 ये वही है कि आपने कैसे जॉन सब कैलकुलेट करनी है। काई स्क्वायर वैल्यू को पहले लोकेट करना है, देन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू द लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द एप्रोप्रिएट डीएफ, then from there extend a horizontal line to the left until it intersects the ordinate or y-axis, estimate by interpolation the corresponding p values। तो ये जो सा है वो बेसिकली 0.05 एक जो सा है वो रेंज ली जाती है कि अगर आपके पास 0.05 बेसिकली स्टैंडर्ड है, पी वैल्यू जो सी है वो 0.05 से अबव है तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होता है, अगर बिलो है तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है तो इट मीन्स आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, एंड इफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जी क्लास यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी क्लास समझ आई है? मैम समझ आ गया। यस मैम। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द पेडिग्रीज। पेडिग्रीज क्या होती हैं? पेडिग्रीज आर बेसिकली द फैमिली ट्री, ठीक है। एक फैमिली ट्री होता है और इस फैमिली ट्री को हम यूज करते हैं to find out the appearance of the traits in each member of each generation, ठीक है। कि हमने पेडिग्रीज क्यों हम बनाते हैं, ताकि हम रिवील कर सकें पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स, कि ह्यूमन ट्रेट्स जो हैं वो कितने इनहेरिटेड है और उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, हर जनरेशन के हर मेंबर में कितने परसेंट चांसेस हैं उनमें ये ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे। So for that purpose we have to make a pedigree. Pedigree क्या है? The traditional way to study inheritance has been to construct a family tree indicating the presence or absence of the trait in question for each member of each generation.
कि जो भी ट्रेट, जो भी डिसऑर्डर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हमने देखना है कि हर जनरेशन के हर मेंबर में वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। Such a family tree is called a pedigree. By analyzing a pedigree, we may be able to predict how the trait under study is inherited. For example, it is due to dominant or recessive allele. पेडिग्री बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं कि एक तो हमें डिसऑर्डर का भी पता चल जाता है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है, वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है। सेकेंडली हमें ये पता चलता है कि अगर एक फैमिली में कोई डिजीज़ प्रेजेंट है तो कितने % चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी पास होगी। दैट्स वाई जैसे कज़न मैरिजेस होती हैं, और अगर जो है वो एक कज़न जो हैं वो ऑब्वियसली उनमें समहाउ जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें कोई भी डिसऑर्डर अगर उनमें प्रेजेंट है तो वो जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज कज़न मैरिजेस में बोथ पेरेंट्स माइट कंटेन द अफेक्टेड एलील्स। ठीक है, बिकॉज वो जेनेटिक सिमिलैरिटी की वजह से हो सकता है कि उनमें कोई जेनेटिक एलील्स ऐसे हों जो कि डिजीज़ कॉजिंग हों। स्पेशली रिसेसिव एलील्स हो सकते हैं। वो क्या करेंगे कि अगर रिसेसिव एलील्स पेरेंट में प्रेजेंट है, उनकी सिंगल कॉपी है, तो पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड होंगे बिकॉज सिंगल कॉपी प्रेजेंट है, और रिसेसिव एलील के साथ एक डोमिनेंट कॉपी भी प्रेजेंट होती है। तो डोमिनेंट की वजह से रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। बट क्या होगा कि जब जौन सा है वो आफ्टर देयर मैरिज इनके जब ऑफस्प्रिंग्स आएंगे तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स जो है वो अपने रिसेसिव एलील पास कर दें इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स, एंड रिसेसिव एलील combined with each other and forming a homozygous combination, and at that case जब क्या होगा कि रिसेसिव डिजीज जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर देगी। तो पेडिग्री बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी फैमिली में कौन सी डिजीज़ है और कितने % चांसेस है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो डिजीज़ जो है वो पास हो सकती है। तो पेडिग्री बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। दीज आर नॉन एज पेडिग्री कन्वेंशंस। Pedigree conventions are actually the pedigree symbols. So for that purpose, to represent the female, we use a circle shape. To represent the male, we use a square shape. And to represent the unknown sex, we use diamond shape. ठीक है, अननोन सेक्स में मीन्स के जो इंटर मेल हैं या इंटर फीमेल हैं, जिनकी सेक्स अननोन है, उनके लिए आप डायमंड शेप यूज़ करते हैं। इफ़ द इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड विद द डिजीज़, ठीक है, उनमें ट्रेट अगर अपीयर हो गया, फिनोटाइप अपीयर हो गई है और उनमें डिजीज़ प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इनके जो भी सिंबल्स हैं, लाइक फीमेल का सर्कल का सिंबल है तो उसको फिल कर देते हैं विद एनी कलर। सिमिलरली मेल के सिंबल को भी फिल कर देते हैं विद एनी कलर। सो शेडेड सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर आपने शेड नहीं किया, कलर नहीं किया, तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल को शो करेगा। अगर आपने कलर जो है वो शो किया है, इसके अंदर कलर्ड आपका सर्कल है, ये कलर्ड स्क्वायर है, तो दैट रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। देन पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक आपके पास मदर एंड फादर को रिप्रेजेंट करना है, सो बिटवीन द सर्कल एंड स्क्वायर देयर इज अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, कनेक्शन लाइन होती है बिटवीन द मदर एंड फादर या बिटवीन फीमेल एंड मेल। एक कनेक्शन लाइन आप जो सी वो लगा देते हैं, जो कि एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इन दोनों को कंबाइन कर रही है। देन इफ पेरेंट्स आर रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर, कजन्स ऑफ ईच अदर, सो आपने क्या करना है, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक कनेक्शन लाइन आपने लगाई थी, उसको आपने डबल कर देना है। ठीक है, डबल कनेक्शन लाइन क्या शो करेगी कि पेरेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, पेरेंट्स आर रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर या फिर कजन्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद अब पेरेंट्स की लाइंस बनाने के बाद आपने क्या करने होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को शो करने के लिए आप क्या करते हैं कि लाइक आपके पास ये पेरेंट्स की जो है वो आपने बना दी लाइन। देन ये जो कनेक्शन लाइन है पेरेंट्स की, इससे आपने नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, and then that vertical line further joined with a horizontal line. That horizontal line is basically a sibship line. ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है कि ये क्या है, ये सिबशिप लाइन है जो सिबलिंग्स को बेसिकली शो करती है, या फिर
इन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स को शो करती है, जैसे कि यहाँ पे ये बनाई गई है। अब शिप लाइन में ऑफस्प्रिंग्स को शो किया जाता है इन बर्थ ऑर्डर, मीन्स सबसे पहले जो ऑफस्प्रिंग आया है उसको आप पहले नंबर पे रखते हैं एंड उसको अरेबिक न्यूमरल 1 से इंडिकेट करते हैं। लाइक हियर इज अ सन, सो नंबर 1 पे सन है, सेकंड नंबर पे डॉटर है, थर्ड नंबर पे डॉटर है एंड फोर्थ नंबर पे सन है। सो बर्थ ऑर्डर में आपने जो सा इनको अरेंज करना है। Then if the offsprings are twins of each other, फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं जिनको डाइजाइगोटिक ट्विन्स बोला जाता है, मीन्स के जब दो एग्स हैं और दो स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज किया, इंडिपेंडेंटली दो जाइगोट बनते हैं और देन ट्विन्स बन रहे हैं, तो उसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे कि आपकी यही सिपशिप लाइन है, यहाँ से नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वर्टिकल लाइन फर्दर दो डायगोनल लाइंस आप लगाएंगे और उसमें आपके जो भी ट्विन्स हैं, लाइक एक डॉटर और एक सन है, तो आप उसके सिंबल्स लगा देंगे, क्योंकि फ्रेटर्नल ट्विन्स जो हैं उनकी सेक्स सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। और इफ द ट्विन्स आर आइडेंटिकल, मोनोजाइगोटिक हैं, सिंगल जाइगोट जो है उससे ट्विन्स बने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने वैसे ही एक वर्टिकल लाइन शिप लाइन से नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन लगानी है, देन दो डायगोनल लाइंस आएंगी और उसके साथ जो भी आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आप जो से लाइक दो डॉटर्स हैं तो दो डॉटर्स के सिंबल, दो सन है तो दो सन के सिंबल आएंगे। और यहाँ पे देखें कि डायगोनल लाइन के साथ एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन दरमियान में लगाई गई है जो कि इंडिकेट करती है कि ये ट्विन्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स की सेक्स हमेशा सेम होती है। देन इफ इंडिविजुअल्स आर मल्टीपल, लाइक आपके पास जो हैं वो पहले नंबर पे दो सन्स आ जाते हैं, ठीक है, पहले नंबर पे भी सन की बर्थ हुई है, सेकंड नंबर पे अगेन सन आया है और दोनों जो हैं वो नॉर्मल हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, आप सन वाला सिंबल लगाएंगे, मेल का सिंबल लगाएंगे और अंदर 2 लिख देंगे। अगर 4 है तो 4 लिख देंगे, जितना भी नंबर है। लेकिन ये नंबर आपने तब लिखना है जब 4 के 4 जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो आप सिंपल स्क्वायर के अंदर 4 लगेंगे। अगर आपके इसमें से कोई भी अफेक्टेड है तो अफेक्टेड के लिए आप सेपरेट सिंबल लगाएंगे। इसी तरह डॉटर्स अगर आपके पास आ जाती हैं तो डॉटर्स का सिंबल लगा के, अगर नॉर्मल हैं तो मतलब 4 की 4 नॉर्मल है तो 4 अंदर लिख देंगे। अगर इनमें से कोई भी अफेक्टेड है तो उसके लिए आपने सेपरेट सिंबल लगाना है। देन प्रोबैंड है आपके पास, प्रोबैंड इज बेसिकली दैट इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेडिग्री फॉर्मेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम जिसकी वजह से जौन सा पेडिग्री बनाई गई, या ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसमें ये ट्रेट अपीयर हुआ और फिर जौन सा वो पेडिग्री की फॉर्मेशन की गई, पेडिग्री बनाई गई, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें ये ट्रेट जो है वो कहाँ से आया, पेरेंट्स की तरफ से आया है या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से आया है। सो इसको क्या करते हैं कि ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल अफेक्टेड होता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसका सिंबल आप लगाएंगे, नीचे एरो लगाएंगे और एरो के नीचे आप P लिखेंगे, P इज इंडिकेटिंग अ प्रोबैंड। देन इफ इंडिविजुअल इज डिसीज्ड, डिसीज्ड मींस डेड, डेड इंडिविजुअल है और उसकी फिनोटाइप ऑब्वियसली अननोन होगी, आपको नहीं पता उसमें डिजीज थी कि नहीं थी, तो आप क्या करेंगे, फीमेल है तो फीमेल का सर्कल लगाएं, उसके ऊपर एक डायगोनल लाइन लगा दें, मेल है तो मेल का स्क्वायर लगा के ऊपर डायगोनल लाइन लगाएंगे। देन इफ इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस कैरियर्स, मीन्स कि आपके पास जो हैं वो एक डिजीज है, रिसेसिव डिजीज है, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव डिजीज है और वो स्मॉल सी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर स्मॉल सी प्रेजेंट होगा तो ये डिजीज होगी। तो अब अगर इंडिविजुअल जो है वो कैपिटल सी स्मॉल सी जीनोटाइप कैरी करता है, तो इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल सी डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील कैन नॉट शो इट्स एक्सप्रेशन, but that individual has ability to pass its affected allele into its next generation, ठीक है, वो अपना affected allele अपने next offsprings में पास कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी है, although वो खुद affected नहीं है लेकिन अपनी next generation को affected कर सकता है। सो इनको बोलते हैं ये कैरियर्स हैं, इनमें ये कैरी करते हैं affected allele को, लेकिन ये खुद affected नहीं होते हैं। और कैरियर्स हमेशा जो हैं ये रिसेसिव ट्रेट्स के लिए हो सकते हैं,
डोमिनेंट के लिए कोई भी कैरियर नहीं होता, क्योंकि अगर एक भी कॉपी डोमिनेंट एलील की होगी और वो म्यूटेंट है तो वो पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा। सो कैरियर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल के केस में सर्कल के अंदर आप एक डॉट लगाते हैं और मेल के लिए स्क्वायर और उसके अंदर एक डॉट। समटाइम्स आपको ये सिंबल भी नजर आएगा कि एक सर्कल है और वो हाफ शेडेड है, ये भी कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसी तरह स्क्वायर है और स्क्वायर जो है वो हाफ शेडेड है, तो दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द कैरियर्स। ज़्यादातर ये डॉट वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको ये हाफ शेडेड भी नज़र आएगा, तो ये भी कैरियर्स को इंडिकेट करते हैं। देन जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करना है रोमन न्यूमरल्स के साथ, दैट इज़ 1 2 3। और पेडिग्री बनाई कैसे जाती है? जैसे ये एक पेडिग्री बनी हुई है, यहाँ पे ये 1 2 3 जनरेशन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपने शामिल किए हैं उनको तरतीब से आपने नंबर देना है 1 2 3 4। 2 कपल्स आपने लिए हैं तो 1 2 3 4। सेकंड जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 जो सा नंबर दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि ये 3 4 कपल डिफरेंट है तो उनके ऑर्गेनिजम्स को आप 1 से नंबरिंग नहीं करेंगे, बिकॉज सेकंड जनरेशन आप ले रहे हैं। तो एज अ जनरेशन जब आप लेंगे तो इनको जौन सा है वो आपने जौन सी नंबरिंग करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है, और कंप्लीट आपने एंड तक जो है वो नंबरिंग करनी है ऑर्डर में, ठीक है। और ये बर्थ ऑर्डर भी हो सकता है कि लाइक नंबर 1 की पहले बर्थ हुई है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, देन थर्ड जनरेशन में ऐसे ही जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनको इस तरह जो हैं वो शो करते हैं। सो ये इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगी कि ये पेडिग्री जौन सी है वो क्या है, इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे जौन सा है वो फर्दर